अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। जाए वकुआ पाकिस्तान है और एक धमाका है जो बजट 2024 की शक्ल में हुआ है। अब कितने लोग ज़ख्मी हैं और कितने जान से गए ये कुछ देर बाद ही पता चलेगा, बल्कि कुछ अरसे बाद पता चलेगा। लेकिन ये वो धमाका है जो हर साल ही होता है और पाकिस्तान के गरीब आवाम ही इसका निशाना बनते हैं। अशराफिया हर बार किसी न किसी तरीके से बच के निकल जाती हैं। इसके हवाले से आज हमने बात करने के लिए अपने प्रोग्राम में ज़हमत दी है वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक। और अली परवेज़ मलिक साहब का एक पस मंज़र है, साबिक़ रुकन फ़ाइनेंस कमेटी भी रहे हैं, असम्बली में 6 साल बैंकिंग की है, BN अमरो में, इंपीरियल कॉलेज लंदन से और लम्स से पढ़े हैं, बड़े इदारों में इन्होंने काम किया है। अली परवेज़ मलिक साहब, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि अब की बार जो बजट आप लोगों ने पेश किया है ये मेरे ख्याल में तारीख़ का सबसे मुश्किल तरीन और नुकसानदेह आम आदमी के लिए एक इंतहाई मुश्किल वक्त है, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आपने अशराफिया को हस्बे रवायत फिर भी छूट दी है। तो चलें शुरू इस बात से करते हैं कि कोई एक मिसाल बताएं कि जिसमें आपने अशराफिया के ऊपर टैक्स लगाया है, अशराफिया के ऊपर ज़िम्मेदारी डाली है और टैक्स नेट को वसी करने के लिए बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं उनको भी कटहरे में खड़ा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मती साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, आपने जो अपने इब्तदाइये में बात की ना, मैं सिर्फ इतनी ही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ना करे कि इस बजट की वजह से कोई जहाँ बहाक हों, ज़ख्मी ज़रूर हैं और उस चीज़ का मुझे एहसास है क्योंकि हम भी हलकों की सियासत करते हैं। पर एक सेकंड के लिए जो मैं आपसे गुजारिश करूँगा वो ये है कि ये भी सोचने की कोशिश करें कि जो आज पाकिस्तान की जो हकीकतें हैं उसके अंदर अगर जो हम IMF की शराकत दारी के साथ इस बजट की एक्सरसाइज को आगे लेके चल रहे थे, क्योंकि हमें अगले 3-4 साल के अंदर तकरीबन 100 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग या रीफाइनेंसिंग करवानी है, तो अगर वो ताल्लुक जो है, वो फ्रेमवर्क जो है अगर ख़तरे में पड़ जाता तो उसका कितना नुकसान होना था। सिर्फ एक ये वो सोच है जो मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूँ। और उसके बाद इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये मुश्किल तरीन बजट था, वो इसलिए कि आज तक पाकिस्तान की 70-80 साल की तारीख के अंदर कभी इस किस्म की कोशिश नहीं हुई कि 3,500 अरब से ज़्यादा के टैक्सेशन, नई टैक्सेशन एक साल के अंदर की जाती हो। तो उसको कोई खुशी से तो नहीं कर रहा था ना, पर एक हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स टू GDP रेशियो दुनिया के अंदर कम तरीन है। तो IMF ने कहा अगर आप अपनी चादर के मुताबिक अपने पैर नहीं फैलाएंगे तो अपने अखराजात को कम करें। तो उसके लिए आप अगर हमारे अखराजात को एक सेकंड के लिए देखें तो सबसे बड़ा खर्चा जो है वो सूद का है, वो इंटरेस्ट का है। उसके अंदर कितनी स्पेस हमारे पास मौजूद थी। उसके बाद पेंशन का सबसे बड़ा खर्चा है, डिफेंस का बहुत बड़ा खर्चा है जो रियल टर्म्स के अंदर कहीं गिर चुका है अगर आप अपने खित्ते के अंदर बाकी के ममालिक देखें। उसके अलावा हुकूमत को चलाने के अखराजात हैं, बाकी के मामला हैं, और मैं एक एक करके आपके पास चीज़ पे आ जाऊंगा। तो गुजारिश ये है कि इस एनवायरनमेंट के अंदर भरपूर कोशिश की है। और तीसरी बात जो मैं आपसे करूंगा वो ये है कि आपका 70 साल का एक डिस्ट्रस्ट है IMF के साथ, जिसके अंदर वो कहते हैं कि आपने ना 70 साल में टैक्स की बेस को वाइडन किया है, ना आप इस दफ़ा करेंगे। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये जो 3,500 अरब की एडिशनल रेवेन्यू है इसके पीछे बताएं आप कौन कौन सा पॉलिसी एक्शन लेंगे। तो जिसकी वजह से आपको फ़र्क चीज़ों के ऊपर टैक्सेशन करनी पड़ी है, क्योंकि वो ये मानने को तैयार नहीं है कि आप अपनी बेस वाइडन कर लेंगे। चले, आपने मुल्क तो बचा लिया, बज़ाहिर IMF से डील होगी, ना होती तो न जाने क्या हो जाता है, शायद इससे भी ज़्यादा खौफनाक धमाका होता, ज़्यादा नुकसान होता। मगर परवेज़ मलिक साहब ये बताएं कि आपने अशराफिया को कैसे जवाबदेह बनाया है। आपने कहा कि आपने अखराजात में कमी की है, 35 करोड़ रुपए की खबरें हैं जो वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट की रेनोवेशन के लिए मुख्तस किए गए हैं, और फिर उसके अलावा कौमी असम्बली के जो अरकान हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं उनसे टैक्स कितना आप वसूल करने का आपने प्लान बनाया है, और ये कौन लोग हैं कि जो टैक्स नेट में भी लाना जिनको
मुश्किल हो जाता है। मती साहब इसमें तो कोई बहस नहीं है कि इस किस्म के मुश्किल हालात के अंदर हुकूमतों को लीड बाय एग्जाम्पल करना चाहिए, और चाहे इन अखराजात जिनकी तरफ आपने इशारा किया उनकी सिंबॉलिक वैल्यू ही क्यों ना हो, आपको उनको बिल्कुल कम करने के लिए, कर्टेल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। पर मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हुकूमत जिस तरह से राइट साइजिंग की एक्सरसाइज को आगे लेके चल रही है, वज़ीर आज़म साहब महकमे बंद करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, फाइनेंस कमेटी एक अपनी कमेटी राइट साइजिंग की स्टीयर कर रहा है जिसके अंदर सारी मिनिस्ट्रीज़ को डिवॉल्व किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक नेशनल फिस्कल अकॉर्ड की बात कर रहे हैं जिसके अंदर जो आपके सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान जो इम्बैलेंस है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, BISP का प्रोग्राम, सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम 600 अरब रुपए का प्रोग्राम है, उसमें 1% आबादी इस्लामाबाद के अंदर रहती है, बाकी की सारी आबादी जो है वो सूबों के अंदर है। तो क्या ये इस्लामाबाद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बाकी सूबों की होनी चाहिए? तो ये सारी करोड़ों के खर्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बहुत सिंबॉलिक वैल्यू है, पर अरबों और हजारों अरब के मसाइल हैं। मैंने आपसे डेट की बात की, वफाकी हुकूमत के पास प्रोविंशियल ट्रांसफर्स के बाद सूद देने के पैसे नहीं है, आपके जो उसके बाद पेंशन का 1000 अरब का खर्चा है, उसके बाद आपके जो डिफेंस का खर्चा है वो आपके सामने है। तो इन सारी चीजों को इन इंटायरिटी देखें, हमें बुनियादी इस्लाहात लेके आनी है जिसकी तरफ आप जा रहे हैं। आपने इतने बड़े बड़े खर्चे बता दिए हैं परवेज मलिक साहब, मगर ये 500 अरब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के लिए किस लिए मुख्तस किए जा रहे हैं? क्या ये सरकार को बराह रास्त ये पैसा अपनी निगरानी में नहीं लगाना चाहिए? ये 500 अरब रुपए के ऊपर अब नून लीग और पीपल पार्टी सियासत करेगी, देखिए, और लोगों से वोट मांगेगी तरक्याती काम छोटे छोटे करके। मती साहब, मुझे यकीन माने, शायद खाकान अब्बासी साहब की मैं दिल से एहतराम करता हूँ, उनके साथ मैंने पिछले 5 साल असेंबली के अंदर वक्त गुजारा। चले एक सेकंड, आप उनके बारे में बात करने से पहले हम उनको सुन लेते हैं जो उन्होंने आज बात की है 500 अरब रुपए टैक्स के हवाले से भी, और जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। जो स्मगलिंग हो रही है आज डीजल और LPG की, आप इसी पे जो आपका टैक्स बनता है वो कलेक्ट कर लें, आपको ये कोई टैक्स दीगर टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज मजमूई तौर पर 500 अरब रुपया MNA और MPA को बांटा जाएगा फंड, डेवलपमेंट फंड्स की सूरत में। ये 500 अरब आप 22% सूद पे बाजार से उठाएंगे, अजाफी कर्जा लेकर आप ये पैसे बांटेंगे। क्या ये सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश पाकिस्तान के दूध खरीदने वाले लोग बर्दाश्त करेंगे? क्या ये पाकिस्तान की वो सैलरीड क्लास बर्दाश्त करेगी जो आज महंगाई में पिस रही है? देखें, मैंने तो आपसे गुजारिश की कि मैं इनका एहतराम करता हूं, पर उन्होंने ये जो बात की है बिल्कुल गैर मुनासिब है। आप गलत है या सही है? बिल्कुल गलत है। आप PSDP की बुक मंगवा लें, उसके अंदर एक एक आपका स्कीम, एक एक प्रोजेक्ट वहां पे लिस्टेड है। नहीं, वो कह रहे हैं, एक सेकंड, वो कह रहे हैं कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान में क्यों बांट रहे हैं आप ये काम? अगर किताब में लिखा है तो ये काम तो डायरेक्ट हुकूमत को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। MNAs का क्या ताल्लुक है, MPs का क्या ताल्लुक है? मैं पिछली असेंबली के अंदर भी मेंबर रह चुका हूं, मैं इस असेंबली के अंदर भी मेंबर हूं, और अल्लाह ताला की दुआओं के साथ, अल्लाह ताला की यहाँ पे दुआओं के साथ और पार्टी की दुआओं के साथ मेरे पास एक जिम्मेदारी भी मौजूद है। देखें, आपसे मैं गुजारिश करूं कि आप मुझे ये हिसाब बना के दिखा दें कि 500 अरब रुपए किस तरह से MNAs को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और वो किन प्रोजेक्ट्स पे होगा। मैं आपको एक एक प्रोजेक्ट बता सकता हूं कि जो 1150-1200 अरब का PSDP है उसके अंदर उसका रुझान किस तरफ है और किन मेगा प्रोजेक्ट्स मुझे ये बताएं जो शायद खान साहब ने कहा है कि नहीं, MNAs और MPs का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल गलत है सर, मैं आपसे इसकी तरदीद कर रहे हैं। मैं बिल्कुल तरदीद कर रहा हूं, मेरे से पहले अतात तारड़ साहब भी कर चुके हैं, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा PSDP की किताब मंगवाएं सनसनी फैलाने के बजाय, क्योंकि देखें, अगर आपका सियासी इख्तलाफ और आप कोई नई जमात बनाना चाह रहे हो तो इस तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी को खराब ना करें। आपने इस मुल्क में सियासत करनी है, इस रियासत को नुकसान ना पहुंचाएं, लोगों के दिमाग के अंदर इस किस्म के अभाम प्लांट करें। MNAs और MPs का कोई रोल नहीं होगा। कतई नहीं है सर। आपका PSDP को तो क्लेंस किया जा रहा है, उसको स्केल डाउन किया जा रहा है, स्ट्रेटेजिक नेचर के प्रोजेक्ट्स वहां पे किए जाएंगे, तवानाई के शोबे के अंदर, डैम्स के अंदर, IT के अंदर, और उसके साथ MNAs का कोई 500 अरब के किसी स्कीम के साथ ना कोई ताल्लुक है, ना मैं जानता हूं उसके ऊपर। और शायद खाकान अब्बासी साहब को टीवी पे आके, और बल्कि मेरी ख्वाहिश होगी आप उनको लाइन पे लें और उनसे पूछें कि बताएं कि जी पिंक बुक के अंदर जो PSDP की बुक है कहां पे ये चीजें लिखी हैं। चले ये भी हम उनसे जरूर मालूम करेंगे। शायद खाकान अब्बासी साहब ने एक और बात भी की है टैक्स नेट के हवाले से, वो भी जरा जरूर। आप इस मुल्क के तनख्वाहदार तबके को क्या मैसेज दे रहे हैं कि मुल्क छोड़कर चले जाएं? आज इस मुल्क के नौजवान को क्या मैसेज दे रहे हैं?
कि मुल्क छोड़कर चला जाए। मैं ऐसे नहीं कहता, लेकिन अखराजात कम हो सकते हैं। आप कोशिश तो करें, नज़र तो आए। मैं अखराजात कम नहीं करूँगा, मैं हुकूमत हूँ, लेकिन बोझ तुम पर डालूँगा। तुम्हारी तनख्वाह से हिस्सा लूँगा, तुम्हारे कारोबार से हिस्सा लूँगा। टैक्स लगाने वाले जो दूसरों पर टैक्स लगाते हैं, जिन्होंने जो मैंने सारी बातें बयान की हैं, वहाँ पर हाँ हाँ करके ये बजट पास किया है, क्या उन पर खुद टैक्स नहीं लगना चाहिए? ये अशराफिया होती है जो अपने आप को भी बचाती है और जो अपने दोस्तों को भी बचाती है। सबसे बड़ा मसला आज आपका बिजली का है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है आपने प्राइवेटाइज करना है, वो आपने शुरू भी नहीं किया आज तक, उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। अच्छा, असेंबली अरकान के मुफ्त जहाज़ी सफ़र हैं और मज़दूर के टिकट पे अगर दुबई जाना है उसने मज़दूरी के लिए तो 12,500 रुपये हवाई जहाज़ के टिकट में आपने इजाफी चार्ज लगा दिया। अच्छा देखें, गुजारिश ये, मैंने तो आपको पहले कहा कि चाहे जिन अखराजात की तरफ शायद खाकान अब्बासी साहब ने इशारा किया है, उनकी सिंबॉलिक वैल्यू पर हुकूमत को लीड बाय एग्जांपल करते हुए नज़र आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। सैलरीड क्लास के ऊपर बोझ बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है, बट एक कॉन्शियस एफर्ट हुई थी कि उसके अंदर जितना उसको मिनिमाइज़ कर सकें वो किया जाए। और मैं आपको बता देता हूँ, नहीं सर, आपकी मुस्कुराहट अपनी जगह, मुझे भी एहसास है, हम भी हल्कों में रहते हैं मती साहब, मुझे इस मुश्किल घड़ी के अंदर जो उनके ऊपर इजाफी बोझ है मुझे उसका एहसास है। पर जिस शख्स की जो लोवेस्ट स्लैब के ऊपर उसकी टैक्स की जो उसका इंसिडेंस बढ़ा है ना, वो तकरीबन 1200 रुपये महीने का बढ़ा है। हाईएस्ट स्लैब जो है वो 35% से बढ़ाया नहीं है। सिर्फ जिनकी 1 करोड़ रुपए से सालाना ज्यादा आमदनी है ना, वो अपनी सालाना टैक्स पेमेंट के ऊपर 10% सरचार्ज देंगे। 35% जमा 10%? नो सर, एब्सोल्युटली नॉट। यही तो सनसनी है जो मीडिया के अंदर दोस्त फैलाते हैं। और उसके बाद जी मैं कर रहा हूं, मैंने आपसे कहा है हाईएस्ट स्लैब जो है 35% ही रहेगा। जो शख्स 8.5 लाख रुपए की तनख्वाह लेता है उसके ऊपर 35% टैक्स लगेगा, और उसके बाद अगर उसकी टैक्स की पेमेंट 10 लाख बनती है तो उस 10 लाख का 10%, जिसका मतलब है 1 लाख रुपए, टोटल 11 लाख रुपए की वो टैक्स पेमेंट देगा। कोई ये सुपर टैक्स नहीं लगा जिसको मीडिया के अंदर पोर्ट्रे किया जा रहा है। और यहां पे किसी अशराफिया को जो आपने कहा कि जी उनसे आपने जो उनके बेनिफिट्स थे उनको क्लॉबैक नहीं किया गया, मैं आपको बेपनाह मिसालें दे सकता हूं। एक और गलत खबर जो चढ़ रही है कि जी सरकारी मुलाजमीन को आपने टैक्स से छूट दे दी अगर वो प्लॉट का काम करें। सिविल और मिलिट्री मैंने जान के जायदाद की मैंने ये बात जान के छेड़ी है, क्योंकि मैं ये क्लेरिफाई करना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग जाने में या अनजाने में जो ये गलतफहमी फैला रहे हैं ना, वो इस मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये है सर, ये जो एग्जेम्पशन, ये प्रॉपर्टी की टैक्सेशन के अंदर 3-4 किस्म के टैक्सेस हैं और उनमें एक नए टैक्स का इजाफा किया गया है जिसको FED कहते हैं। तो जो 3-4 टैक्स पहले लगे हुए हैं उसके अंदर ये एग्जेम्पशन मौजूद है, तो उसी को आज आपको पता है कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि कैरी फॉरवर्ड किया गया। क्यों कैरी फॉरवर्ड? सर मेरी अबर्स तो सुन लेना। अब वो एग्जेम्पशन है क्या? वो एग्जेम्पशन ये है कि शोहदा की फैमिली को आप एग्जेम्पशन देंगे। गलत है? मेरे ख्याल से सही है। अच्छा, अगर कोई आपका हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजिम और फौज का अफसर या आर्म्ड फोर्सेस का आदमी अगर कोई फौत होता है उसको फैमिली को एग्जेम्पशन दी जाए, ठीक है? अगर कोई फौत होता है, जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा नहीं है एग्जेम्पशन? मैं आपसे बता रहा हूँ 4 एग्जेम्पशन मैं आपको बता रहा हूँ। सर तीसरी है कि जो आपका वॉर वुंडेड हो, जिसको जंग के अंदर जिसका कोई हाथ कट गया हो, टांग कट गई हो, उसको एग्जेम्पशन होनी चाहिए। गलत है? ठीक है। अच्छा, चौथी एग्जेम्पशन जिसको लोगों ने इन्फ्लेट किया, उसका लफ्ज तो पढ़ लें, उसकी टेक्स्ट तो पढ़ लें। वो लिखा हुआ है कि कोई आर्मी का या आर्म्ड सर्विसेज का या सरकारी आपका जो अफसर है जिसको ओरिजिनल अलॉटी के तौर पे, जिसकी पैकेज सैलरी पैकेज के तौर पे उसको ये प्लॉट मिला है जिसके अंदर ओरिजिनल अलॉटमेंट आपके नाम पे हुई हो। आप जानते हैं फौज में हमारे अफसरान को मिलती है, सरकारी अफसरान को मिलती है, एक प्लॉट मिलता है। उस हद तक एग्जेम्पशन है सर, क्योंकि उनकी वो तनख्वाह का हिस्सा है। कोई ये बात नहीं लिखी कि कोई सरकारी अफसर जाके अगर प्रॉपर्टी का काम शुरू कर देगा। एक सेकंड, अगर कोई सरकारी अफसर, फौजी या सिविल ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड या सर्विंग, कोई प्लॉट खरीदता है या अपना प्लॉट बेचता है तो उस पर टैक्स की छूट नहीं है? सर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर एज ओरिजिनल अलॉटी कि अगर वो फौज से रिटायर हो रहा है, उसकी सैलरी के पैकेज के अंदर जो एक प्लॉट मिल गया, या कुछ सरकारी फेडरल सेक्रेटरी रिटायर हो रहा है जिसको आपको एक प्लॉट उसकी तनख्वाह के एवज मिला है, उस एक प्लॉट की हद तक एग्जेम्पशन है सर। मतलब ये नहीं है कि अगर किसी फौजी अफसर के एक से ज्यादा प्लॉट हैं, सर मैं आपसे कह रहा हूं, और उसने खरीद के बेचने का जो कारोबार है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। मती साहब, उसके टेक्स्ट के अंदर लिखा है ओरिजिनल अलॉटी।
आपका जिसके अंदर आपको इदारे से अलॉटमेंट सीधी आपको मिल रही हो, ये मार्केट से खरीद के बेच के अगर कारोबार करें। एक सेकंड, एक तो ओरिजिनल अलॉटी है जो उसको सैलरी पैकेज के तौर पे मिलता है, बिल्कुल। एक वो जो है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, खरीदते हैं और बेचते हैं, उस पे छूट नहीं है सर, नहीं है। मैं आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये और ये कहां से उठाया है? 2 साल पहले कानून आया था प्रॉपर्टी के ऊपर एक डीम्ड इनकम का, जिसको 7E कहते हैं। उस 7E की वर्डिंग उठा लें एग्जेम्पशन की, वही एक नए टैक्स के ऊपर लागू की गई हुई है। दुनिया के अंदर इस तरह तहलका मचाया हुआ है कि जिस तरह पता नहीं कोई नई एग्जेम्पशन दे दी गई है। तो खुदा के लिए हम किसको ये टारगेट करें, इसके पीछे नियत क्या है? वो भूल गए कि 3.5 अरब लेके आप IMF को आज आपका मोर और लेस आपकी शराकतदारी के अंदर जो बजट बना, जो प्रायर एक्शंस बाकी थे वो कंप्लीट होके मुल्क के जो इस्तेहकाम आपको पीछे नजर आया, उसको आप एंकर करते हुए एक नए प्रोग्राम के जरिए नजर आ रहे हैं। बच्चों के दूध और खुराक के ऊपर जो टैक्स आपने लगाया उससे महंगाई जो आएगी, क्या बनेगा आपने और नौजवानों के लिए? इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो आप कह रहे हैं, अगर सेल्स टैक्स अगर दूध के ऊपर लगा उससे महंगाई होगी, लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी। पर मेरी एक सेकंड के लिए गुजारिश सुने, IMF या जो बाकी हमारे जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं उनका ये डिमांड थी कि सारी की सारी एग्जेम्पशंस, क्योंकि आप लोग ही टीवी पे जाके बताते थे कि जी उस चीज के ऊपर एग्जेम्पशन है, इसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, तो उनका बुनियादी नुक्ता ये था कि आपने हमारे साथ शराकतदारी आगे लेके चलना है तो सारी एग्जेम्पशंस खत्म करें। तो उसके अंदर अगर दूध को हम पिछले 5 प्रोग्राम में बचाए, इस दफा नहीं बचा सके तो कौन कौन सी चीजें बचा के गए मैं आपको बता दूं। नहीं, आप देख लें, फर्टिलाइजर के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगा, 18% सेल टैक्स की डिमांड थी। पेस्टिसाइड्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, 18% सेल टैक्स की डिमांड थी। सोलर पैनल्स के ऊपर जो गरीब आदमी अपनी बिजली सस्ती प्रोड्यूस करता है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा। PDL को वहीं पे बरकरार रखा है हमने, उसके ऊपर 60 रुपए से ऊपर नहीं है। किताबों को बचा लिया है, पेंशनर्स की इनकम के ऊपर आपका जो टैक्स था वो बचा लिया है। इसके अलावा पूरी लिस्ट है, मैं आपको खैराती अस्पतालों के ऊपर जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो बचा लिया है, स्टेंटों के ऊपर बचा लिया है। जो मुफ्त हवाई सफर, हवाई जहाज के सफर हैं और टिकट जो बांटते हैं आप अराकीन असेंबली में, ये एग्जाम्पशन IMF ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की थी। देखें, ये आपके इस बहस में जाए बगैर कि ये एग्जेम्पशन है कि नहीं है, मती साहब देखें, PIA बिठा दिया आपने यही हरकतें करके, और आप मजीद एग्जेम्पशन क्यों बैठा है उसके ऊपर आप एक अलग निश्चित रख लें, उस पर बात कर लेंगे। देखें, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप लाहौर रहते हो और आप इस्लामाबाद प्रोग्राम करने आए तो आपको नियो टीवी आपको आपके पेट्रोल के पैसे देता कि नहीं देता? आप हर किसी को अली परवेज या मतीउल्लाह जान मत समझें। ये वहां पे आपके आईन, आपके ज़ाब्ते के अंदर लिखा है। सर मेरी अर्ज सुन लें, सर मेरी सिर्फ एक्चुअल खर्चे के देना, मेरी अर्ज सुन लें सर। कोटा रख दिया और उसको अगले साल पे भी ले गए, ये तो फर्क है ना मती साहब। और फैमिलीज के लिए भी खुदा का नाम है। मती साहब, गुजारिश मेरी सुन लें, अगर आप लाहौर से प्रोग्राम करने इस्लामाबाद आते हैं तो आपको पेट्रोल मिलता है ना फैमिलीज को भी। अच्छा मेरी बात तो सुन लें, अगर आपने महीने के 10 प्रोग्राम करने हैं, आप उन 10 प्रोग्रामों की उनसे अपने पेट्रोल के पैसे ले लेते हैं और उसी कीमत के अंदर एक ट्रिप अपने पैसों पे लाके साथ अपने खानदान को ले आते हैं और सेशन कर लेते हैं, तो क्या बहुत बड़ा नाइंसाफी है? और ये ज़ाब्ते के अंदर लिखा है, कोई नई चीज तो नहीं आई ना चीज। और अब PIA क्यों बैठ गया, वो उसके लिए आप अलग निश्चित रख लें, उसके बाद बात कर लेंगे। जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक। और माली महाज के ऊपर जो पाकिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है उससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ वो हालात नहीं जो कि सियासी और कानूनी महाज पे हैं। और इस सेगमेंट के बाद हम बात करेंगे कि अदालती महाज के ऊपर जो सियासी और आइनी बहरान पैदा हुआ है उसके ऊपर क्या वाक़यात हो रहे हैं। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में अवाम अपनी जेब की तरफ देखें या अपने सामने कुएं और खाई की तरफ देखें। अब आइनी महाज के ऊपर जो कुछ हो रहा है उससे भी मुल्क में सियासी गैर यकीनी में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है और इसी वाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट शोएब शाहीन और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक। तो हसनात मलिक साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तेज़ी से फ़ज़ा बदल रही है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, क्या लग रहा है? क्या ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें जाएंगी, हुक्मरान इत्तेहाद को जाएंगी, या फिर एक तेज़ी से जो नई चीज़ सामने आ रही है कि PTI ने भी बतौर एक सियासी जमात इलेक्शन लड़ा है, तो इस बात का इम्कान मौजूद है
कि आइन की तशरीह करते हुए PTI को बतौर एक सियासी जमात इलेक्शन में एक उम्मीदवार करार देते हुए ये मखसूस नशिस्तें उनको भी मिल जाएँ, या इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि आप 3 दिन की मज़ीद मोहलत दें किसी भी उम्मीदवार को कि वो फ़ैसला करे उसने किस जमात को ज्वाइन करना है, और क्या PTI भी वो जमात हो सकती है? जी बिल्कुल, इस मामले में ये है कि ये तो यूनानिमस व्यू है कि ये जो कैंडिडेट थे, जो रिटर्न कैंडिडेट, ये PTI ज्वाइन कर सकते थे और PTI को रिजर्व सीटें मिल सकती थी। और ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी के फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की। अब इसमें बुनियाद पे क्या अब जो ये गलतियां हुई इलेक्शन कमीशन से, इस पे PTI को जो है वो मिलनी चाहिए रिजर्व सीटें या नहीं। अब इसमें जो 2 पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहे हैं, एक तो यही है कि PTI का अगर एक भी आदमी जिसने एफिलिएशन अपनी जाहिर की है PTI के साथ, वो उस अगर वो साबित हो जाता है, जिस तरह आप आज जैसे याहिया अफरीदी कह रहे थे कि 6 कम अज़ कम ऐसे लोग हैं जो रिटर्न कैंडिडेट भी हैं और इनकी एफिलिएशन PTI के साथ जो वो एडमिटेड है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो अब ये है कि वो अगर इस इंटरप्रिटेशन पे देखा जाए तो PTI को जैसे मंसूर अली शाह कह रहे हैं कि 3 दिन का मौका मिले दोबारा इन लोगों को और फिर PTI ज्वाइन कर लें। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस काजी फैसा जो है वो जिस तरह देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टैक्स बड़ा क्लियर है आइन में और 51 भी बड़ा क्लियर है। इसमें यह है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो सियासी जमातों में होती है, और सियासी जमातें जो हैं वो क्योंकि अगर ये इनका अपना फॉल्ट है, इलेक्शन कमीशन की गलतियां थी तो इनको सुप्रीम कोर्ट से रजू करना चाहिए था। तो वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो जो इलेक्शन कमीशन की जो फाइनल डिसीजन है उसके साथ काजी फैसल साहब एग्री कर रहे हैं, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि मेरा फैसले की इंटरप्रिटेशन गलत हुई। अब ये या तो वो ये मेरा ख्याल है उसमें तजाद नजर आ रहा है, या वो ये कहें कि मेरा फैसला ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन भी ठीक हुई और उसके जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो भी ठीक है। आप एक तरफ कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आपके फैसले की इंटरप्रिटेशन गलत की है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी जो इलेक्शन कमीशन ने PTI को नहीं दिया या दूसरों को दे दिए वो भी ठीक दिया। तो ये तजाद मुझे लग रहा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू में। शोएब शाहीन साहब, PTI का तो ये हाल है कि मुद्दई सुस्त और जज चुस्त, आप उधर फरीक ही नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन में, ना पेशावर हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में, और जजेस बैठ के कह रहे हैं कि PTI बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ी है, उसको महरूम किया गया उसकी सियासी जमात के स्टेटस से। आप लोग हैं किधर? मुतिल्ला जान, जो हमारे साथ कर छोड़ा है इन सारे इदारों ने, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ने, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, हमें कुछ करने जोगा भी रखा है कि नहीं रखा, मुझे बता दें। मेरे समेत सलमान अकरम राजा की राय थी, हमने मुस्तकिल ये कहा भी, और सलमान साहब को कहा कि तुम ट्राई कर लो, अगर कोई बन गया तो हम भी बीच में पार्टीज बन जाएंगे। चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम आम तौर पर अवॉइड करते थे। वो राय क्या थी राजा साहब की, क्या राय थी? हमारी ये राय थी कि जनाब हम इर्रेस्पेक्टिव हमसे बल्ले का निशान छीन लिया, सब कुछ कर लिया, बट स्टिल वी आर द मेंबर्स ऑफ द PTI। हम उनके डिक्लेरेशन लिख के दे चुके हैं, हम PTI के ही मेंबर हैं। हमें ये जो आज़ाद तस्वुर किया जा रहा है, इट इज़ रॉन्ग। लाहौर हाई कोर्ट ने उस वक्त भट्टी साहब के ज़माने में एक प्लान ये होता था कि जो भी रिट पिटीशन आएगी वो सबसे पहले जाएगी इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन नॉमिनेट करेगा कि मेरे खिलाफ रिट पिटीशन किस जज साहब के पास लगनी चाहिए। ये बाकायदा प्लान पूरा, जब तक भट्टी साहब रहे ना चीफ जस्टिस, ये अमीर भट्टी साहब नहीं, इलेक्शन कमीशन किस कानून के तहत नॉमिनेट करता है कि फलां हाई कोर्ट का जज रिट सुनेगा? जी ये कैसे है सर? नहीं कि तहरीरी तौर पे तय हुआ, ये बात ऑफ द रिकॉर्ड तय थी। पॉलिसी थी, इल्जाम है ना? नहीं, इल्जाम नहीं, ये पॉलिसी थी हाई कोर्ट की कि जो रेट आएगी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो फौरी तौर पर पॉलिसी थी बाकायदा। चलें सर, वो तो एक होगी ना, वो तो सलमान राजा साहब ने कर दी। आप जो है मखसूस नशिस्तों के ऊपर आप फरीक क्यों नहीं बने? मैं उसी पे आ जाऊँ। जो ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये रेट आई, उन्होंने भेज दी कि वापस चले जाएं, इलेक्शन कमीशन फैसला कर दे। इलेक्शन कमीशन ने उस पर फैसला कर दिया। ये कोई मेरा ख्याल 4 फरवरी का आई थिंक, और अभी 8 को इलेक्शन था। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जब बल्ले का निशान छीन लिया गया तो अब आप आज़ाद हैं। गौहर साहब इज़ नो मोर ए चेयरमैन, क्योंकि हम उसको चेयरमैन ही नहीं मानते, उसका सर्टिफिकेट ही अनलॉफुल एंड इलीगल है, लिहाजा आप इंडिपेंडेंट हो गए। अब हमारे साथ जब दोबारा इलेक्शन करा के भी हम आ गए, अभी तक हमें वो सर्टिफिकेट अभी भी नहीं मिला। अब एज एन अबेंडेंट काशन हमारे पास 2 ऑप्शन थे।
या तो हम अभी, मेरी राय वैसे इसी में थी कि हम पीटीआई को पार्लिमानी पार्टी बना लेते हैं, रिस्पेक्टिव जो भी उसका इफेक्ट आएगा। मगर हम डरे हुए इतने थे कि हमने कहा यार जो शख्स पार्टी रजिस्टर्ड है, उसका सिंबल है, वो मौजूद है। अब हमारे पास दो जो टेस्टेड फ्रेंड्स थे, हमारे साथ खड़े थे, या वो थे क्या नाम था, वहदतुल मुस्लिमीन साहब वाले या ये सुन्नी इत्तेहाद वाले। मेजॉरिटी ने कहा सुन्नी इत्तेहाद के साथ चले जाते हैं, तो हम सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो गए। अच्छा, मगर ना हमें इंडिपेंडेंट खुशी से हुए, ना हम खुशी से किसी जगह पे। अच्छा, फिर इस सारे मौजूद बेचारे इतने बड़े बड़े कानूनदान और हम तो बड़े करते क्या? मजबूर थे, हम बड़े परेशान करते थे। क्या आप बताओ। अगर आप जैसे बड़े वकील जो है, बैरिस्टर एतजाज हसन, सलमान अकरम राजा और जितने टॉप के लॉयर्स हैं, हामिद खान, उनके होते हुए आप इतने मजबूर और इतने बेबस थे, मतलब कौन सा काम है जो हमारे साथ नहीं करेगा? मुझे बताएं, मेरे इस इलेक्शन से पहले मेरे पॉलिटिकल एजेंट को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, कुछ के घरों पे छापे मारे गए, कुछ को इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया, कुछ के खिलाफ एफआईआर कटी। इलेक्शन के बाद 7वीं एफआईआर दहशतगर्दी की मैं भुगत रहा हूं, मैं खुद। बात यह है कि जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, कौन सी चीज है जो आपसे छुपी हुई है? मुझे बता दें, किसी एक यूनियन काउंसिल में मुझे जलसा नहीं करने दिया, मुझे वर्कर कन्वेंशन नहीं करने दिया। आपको किसने रोका था कि आप जो हैं इलेक्शन के बाद कम से कम पेशावर हाई कोर्ट में फरीक बन जाते कि हम पीटीआई के तौर पे आ रहे? क्यों नहीं गए बतौर फरीक? हम सुन्नी, वो भी आप मजबूर थे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आप फरीक नहीं बने, वहां भी अभी जाके अभी दरख्वास्त डाली। जब हमारे से सवाल जवाब हुआ कि जनाब किधर है पीटीआई, तो पहले आप सवाल जवाब का इंतजार कर रहे थे। तो हम सुन्नी इत्तेहाद, बड़े बड़े कानूनी दिमाग हैं मतीउल्लाह जान साहब, जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्लिमानी पार्टी एक्सेप्ट कर लिया है, इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किया है ना, और हम लोग इलेक्शन जीत के भी कई सीटों पे आ चुके हैं, नेशनल में भी और प्रोविंशियल में भी। अब क्या एतराज है हमें सीटें ना देने में? अब आप चाहते क्या हैं सुप्रीम कोर्ट से? हम कहते हैं कि हमें सीटें वापस कर दें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सूरत में करें या पीटीआई की सूरत में करें। अच्छा, अभी भी आप कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी मंजूर है? देखें, हमें तो रिजर्व उसका मंशूर पड़ा है, उसमें तो कहते हैं खवातीन रुकन हो ही नहीं सकती सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। मुझे बताएं, आपने पढ़े बगैर उनके साथ ज्वाइन कर लिया? IF कहता है क्या था वो, मिसप्रिंट था, तो हामिद रजा साहब का भी मिसप्रिंट था, वो उन्होंने उसकी तस्हीह आज कर दी है। उन्होंने कहा जिस तरह JUIF का मिसप्रिंट था, ये भी मेरा मिसप्रिंट ही था। जो कहते हैं ना आपसे आए तो आने दो, तो फिर वो मिसप्रिंट ही है भाई। वो बात ये है कि जो सर्कमस्टांसेस हमें मिले, कीपिंग इन व्यू दो सर्कमस्टांसेस, हमें ये फैसला किया है। हसनात मलिक साहब, आज जो है 2 रिपोर्टें मांगी हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर अल्लाह ने, बल्कि जस्टिस मुनीब ने। उन्होंने कहा कि 2018 और 2024 के जो इलेक्शंस हुए उसके आदाद शुमार बताए जाएं कि कितने जनरल सीटों पे लोग इलेक्ट हुए थे, कितने पॉलिटिकल पार्टीज थे, कितने इंडिपेंडेंट थे और उनको कितनी मखसूस नशिस्तें मिली। तो उससे थोड़ी नंबर गेम क्लियर होगी और ये अंदाज़ा होगा बकौल जस्टिस मंसूर अली शाह के कि कितना ड्रास्टिक चेंज आ जाएगी अगर इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन को तस्लीम कर लिया गया मैंडेट की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से। मसलन ये जो मेरे पास आदाद शुमार है अब की 2024 के जो इलेक्शंस हैं उसमें जनरल सीट जो है जो हुक्मरान इत्तेहाद के पास हैं वो 209 हैं जो हुक्मरान इत्तेहाद के पास हैं। अगर और इसमें वो भी शामिल है मखसूस नशिस्तें जो उनकी बनती थी जो पहले उन्हें दी गई थी। अब अगर ये 22 के करीब खवातीन की नशिस्तें भी इनको दे दी जाती हैं तो ये 231 बन जाते हैं, 2/3 अक्सरियत बन जाती है, 25 का क्रॉस कर जाते हैं, मतलब 231 की टोटल बन जाते हैं, 225 का क्रॉस कर जाते हैं। तो ये बड़ा ड्रास्टिक किस्म की एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर नहीं आ जाएगी और आप समझते हैं कि इन रिपोर्टों की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट को फिर एक्शन लेना होगा। जैसे काजी फाइसा तो इसके सब खिलाफ थे कि भाई इस तरफ जाए क्यों रहे कि कितनी किसको मिलेंगी। वो तो टैक्स कह रहे थे कि आइन का टैक्स देखें और चीज़ हमारे सामने है वो हमने देखनी है, लेकिन जजेस का इस चीज़ पे इदराक है इस मामले में और बज़ाहिर ये लग रहा है कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वो भी अपने ये नहीं है कि रिजर्व सीटें हमें मिलें, उनका भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होने जा रही है उसमें सबसे बड़ा जो इस वक्त जो कोशिश की जाएगी वो अदलिया पे पेनिट्रेशन की कोशिश की जाएगी कि जिस तरीके से रोटेशन ऑफ जजेस की बात हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कि हाई कोर्ट के जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट में भेजा जाए, सीनियर मोस्ट के अलावा भी कोई चीफ जस्टिस। चले ये तो आपको क्या लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा का जो अभी तक का जो उनका एक रिमार्क्स हैं ऑब्जर्वेशन वो ये चाह रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद को आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दे दी जाए? आपको लग रहा है तासुर मिल रहा है?
देखिए उनके रिमार्क्स तो बड़े वाजे हैं कि वो कहते हैं, वो सारा उनका जो पूरा आर्गूमेंट है वो हाइपर टेक्निकलिटीज पे है मामला। वो ये कहते हैं कि टेक्स्ट को देख के मैंने नहीं, तो टेक्स्ट में भी टेक्निकली तो कुछ नहीं है ये, लेकिन वो 51 में तो कहीं नहीं है कि मुतनासिब नुमाइंदगी का ये उसूल है कि एक पार्टी को उसकी पूरा शेयर देने के बाद बाकी भी उसको दे दिया जाए। ये आर्टिकल 51 में कहाँ लिखा हुआ है? शाहिद साहब, असल मसला साहब जो ये है ना कि अटॉर्नी जनरल भी, इलेक्शन कमीशन के वकील भी, वो तो इस बात पे दलाल कर रहे हैं कि ये दो बड़ी जमातें हैं, नून लीग और पीपल पार्टी, और तीसरी तो जमात है ही नहीं। जी जमात है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि जो तीसरी जमात बकौल इलेक्शन कमीशन के नहीं है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि पीटीआई एक जमात के तौर पे इलेक्शन लड़ी है, तो फिर तो इलेक्शन कमीशन के और अटॉर्नी जनरल के सारे दलाल जाया हो जाएंगे। फिर तो वो अगर जमात के तौर पे डिक्लेयर हो जाती है आइन की तशरीह। ये कितने जजेस करेंगे? 13 में से 7 जजेस का कम से कम होना जरूरी है। जो ये तो आपको क्या लग रहा है कि वो पीटीआई को सियासी जमात करार देंगे? ये ज्यादा चांसेस यही हैं कि मेजॉरिटी ये डिक्लेयर कर दे जो जिस तरफ मामला जा रहे हैं। बारका जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज साहब भी अभी जो आखिर में हमने देखा कि वो अपनी पोजीशन पे ही खड़े हैं, और उनका ये है कि जी टैक्स में बड़ा वाज़ेह है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उस वक्त जो जमातें मौजूद होंगी उन्हीं में ही माले गनीमत तकसीम होगा और नया किसी को नहीं हो सकता। लेकिन जैसा तुमने अल्लाह के बकौल शोएब शाहीन साहब, टैक्स में तो आर्टिकल 17 भी बड़ा वाज़ेह है कि उसमें तंजीम साजी का हक है। वैसे मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट पूरी उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि क्या इलेक्शन कमीशन एक पॉपुलर जमात को एलिमिनेट कर सकता है और मिस इंटरप्रिटेशन करके जो जनवरी 13 के फैसले पे, तो उस पे आप जस्टिस काजी फैज साहब भी वो ये कहते हैं कि मेरा फैसला इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई, लेकिन उस पे जो कॉन्सिक्वेंस है क्या वो उसका उस पे भी कुछ करेंगे या वो कहेंगे कि ठीक है जी जो कुछ हो गया हो गया? जब ये मानते हैं कि इंटरप्रिटेशन इन्होंने गलत की है, फिर कह रहे हैं कि आईनी इदारा है, उसका एहतराम भी जरूरी है और वो अपने फेयर में बेहतरीन काम भी कर रहे हैं। बेशक गलत इंटरप्रेट करे, एहतराम बड़ा जरूरी है। बहरहाल जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ये दिखाएंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस काजी फैज साहब जो जाने वाले चीफ जस्टिस हैं, इनके बीच जो है आइन के जो टेक्स्ट है, जो अल्फाज हैं, उनको समझने के हवाले से इख्तलाफ किया है। बड़ी दिलचस्प उनका एक मुकालमा हुआ इन दोनों मर्सिस जजेस के दरमियान। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको सुनाते हैं और फिर इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस काजी फैज साहब कहते हैं कि आइन बड़ा वाज़ेह है और आइन में जब लिख दिया गया है कि सियासी जमातों की जीती हुई सीटों के तनासुब से उनको मखसूस नशस्तें मिलेंगी, तो इसका मतलब है कि ये मखसूस नशस्तें किसी को नहीं मिल सकती मां सिवाय नून लीग और पीपल्स पार्टी जो हुक्मरान इत्तेहाद है, जिस पे जस्टिस मंसूर अली शाह का यह कहना है कि आइन इतना वाज़ेह नहीं है। कम से कम मंसूर अली शाह साहब के मुताबिक उनको समझ नहीं आ रही, शायद उनके पास चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा जितना दिमाग नहीं है। सुनते हैं आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कैसे रिएक्ट किया चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के इस दावे पे कि आइन बहुत क्लियर है। वैसे 2024 की तरह में बहुत, अगर काश मेरा चीफ जस्टिस साहब जैसा दिमाग होता कि मैं पढ़ते ही समझ जाता सारी चीज तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन मैं जरा आम आदमी हूँ, मुझे जरा समझना पड़ता है। और ये सारी किताबें पढ़ी, हम यही करते रहे पिछले 76 साल से, इंटरप्रेटिंग करते हैं। इतना आसान होता तो पेज 16 पे जी शोएब शाहीन साहब, आइन इतना वाज़ेह है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को समझ नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को सबसे ज़्यादा समझ आती है, चूँकि जो परसेप्शन चल रही है वो ये चल रही है कि चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश है, और यही ख्वाहिश है हमारे इत्तेहादियों की, कि किसी तरीके से हमें 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए। आपके इत्तेहादियों की? इत्तेहादी गवर्नमेंट वाले, हुक्मरान, हम उन्हीं को उस तरफ इशारा है। तो उनकी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से हम मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को 2/3 मेजॉरिटी के जरिए कोई एक्सटेंशन दे सकें, एज चीफ जस्टिस वो कंटिन्यू कर पाएँ। ये एक ज़बान ज़द आम है, रिपोर्ट गलत है, सही है, ये मीडिया के जरिए भी अदरवाइज। और इसका 13 जनवरी के फैसले से तो कोई ताल्लुक नहीं है? क्यों नहीं? अच्छा। वहीं से, उससे भी पीछे से काम शुरू होता है। अच्छा, याद है आपको कि जब हम कहते थे कि जुडिशरी से ये रिटर्निंग ऑफिसर ले, क्योंकि ये वो रिटर्निंग ऑफिसर है जिन्होंने हमारे खिलाफ 3 MPO के आर्डर किए हुए हैं। अब आगे आज 4700 आर्डर्स किए हैं हमारे सिर्फ पंजाब के अंदर, बाकी कहाँ किए, इस्लामाबाद में कितने किए, बाकी कितने।
लेकिन उन्हीं के ज़रिए इलेक्शन उन्होंने कहा कराएं। रात को आपको पता है ऑर्डर आया था, लेकिन क्या हुआ उसका इम्पैक्ट? जो कुछ इन्होंने किया वो आपके सामने है। किस तरह हम फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं, फॉर्म 47 के ज़रिए उन्होंने 1-1 लाख वोटों को उठा करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। फिर दूसरा, जब ये सिंबल वाला मैटर आया, उन्होंने भी रात की तारीकी में, इलेक्शन कमीशन ने दिन में ही हमें इंडिपेंडेंट कर दिया। ये फैसला रात को तकरीबन 12 बजे के करीब आया कि नहीं जनाब, ये इनसे बल्ले का निशान छीन लिया जाए। हो गया, ये 2 फैसले आ गए 13 जनवरी वाले। तीसरा फैसला, अब ये जो कुछ हो रहा है, इस हवाले से भी विद रिस्पेक्ट चीफ जस्टिस साहब को इस बेंच में बैठना ही नहीं चाहिए था। फुल कोर्ट बना देते कि जी जाएँ आप फैसला। आपके ख्याल में क्यों बैठे हैं फिर? देखिए ना, वो फिर उस परसेप्शन को वो तक़वियत मिल रही है कि आपका चूँकि इसमें पर्सनल इंटरेस्ट शामिल हो सकता है, आप इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं, और इस वक्त आपकी तमाम ऑब्जर्वेशन भी इस वक्त अगेंस्ट दी जो एक क्लेम ऑफ द PTI है, या आप तो है ही नहीं कोर्ट में, तो आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कर लो, कोई भी नाम दे दें, यानी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट और इत्तेहादी हुकूमत के हक में, ये इस और इलेक्शन कमीशन के फैसले के हक में। देखिए ना, खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट किया है आपकी जजमेंट को, उनके खिलाफ तो आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दें। आप बजाय कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करने के आप कहते हैं कि वो एक आईनी इदारा है, उसका एहतराम भी होना चाहिए, और उनकी तमाम फैसलों पे भी अनलेस को बहुत ही गैर आईनी हो जाए तो आप चैलेंज करें, वरना आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो इस तरह के रिमार्क्स देने से उनके जो सारे गलत काम हुए हैं उनको तो प्रोटेक्शन मिलती है, तो इसलिए मुनासिब नहीं था कि वो खुद उसमें बैठते। फिर देखें ना, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अपना ज़ात का तो है ही है। फिर आपको याद है जब मैंने एक जजमेंट भी आपको भेजी थी जस्टिस गुलजार साहब वाली, जिसमें इमरान खान और उसके ख़िलाफ़ ये लिखा हुआ है कि आपने उस वक्त भी पेपर थ्रू व्हाट्सएप आपको आए थे, आपने सर्कुलेट किए, अपने सारे साथी जजेस में बांटे, और उन जज साहबान ने कहा कि ये तो इसकी तो ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है। और वो डॉक्यूमेंट जो थे वो कोर्ट के सामने नहीं थे, क्योंकि आप कहा जाता है कि हमारे सामने PTI नहीं है, यही कहा गया ना। उस वक्त जज साहब ने खुद वो कापियां करा के ले आए थे, उन्होंने स्टाफ को कहा जी ये तकसीम कर दें। अच्छा, ये काजी फैज़ल साहब की बात? जी वो 6 मुअज़्ज़ज़ 5 जज साहब। तो उन्होंने क्या किया था ऑर्डर में? उस ऑर्डर में उन्होंने कहा कि देखें, आप एक तो आप इन पर्सन है उसके खिलाफ पटिशंस कर रखी हैं, दूसरा अब इमरान खान के खिलाफ ये कागज़ आप आज ये कागज़ आप तकसीम कर रहे हैं जिसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में आपको खुद को नहीं पता कि आपको किसी शख्स ने भेजा है। उन्होंने फिर ये फैसला किया कि आज के बाद कोई भी मैटर इमरान खान का आए, आप उसमें बराए मेहरबानी मेंबर ना बने और बेंच में ना बैठे। लेकिन वो फैसला नहीं था, वो ऑब्जर्वेशन। चले ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं, ऑब्जर्वेशन भी मान, वो एक ऑब्जर्वेशन थी जस्टिस गुलजार साहब की, कोई फैसला नहीं था। हम उसको ऑब्जर्वेशन भी मान लें, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के प्रॉपर्टी डिमांड्स के उनको खुद एहतियात करनी चाहिए। देखें, एक बात तो तय है ना कि आपका PTI के साथ और उनकी गवर्नमेंट के साथ और इमरान खान के साथ आपका एक पर्सनल टसल रहा, ठीक है। आपके खिलाफ उन्होंने इनका रहा और आपकी इमरान खान साहब का नहीं रहा उनके साथ? दोनों की बात करो ना, वो इमरान खान साहब 1 पेज पे होते थे। देखें, दोनों का अगर एक किसी भी इशू पे देखें, ठीक है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज अलग हैं, लेकिन जब मुंसिफ की कुर्सी पे बैठते हैं, अगर आपको 100% यकीन है कि आप उस तासुब से बाहर निकल आएंगे तो फिर आप बैठे नहीं। फिर तो उनके साथ बहुत से जजेस भी ऐसे बैठे हैं जिन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया था, वो उनके साथ बैठे, फुल कोर्ट में बैठे। अब फुल कोर्ट जब बैठती है तो उसमें तो मेरे ख्याल में बहुत जान साहब वो पर्सनल तो नहीं थे ना, यहाँ तो पर्सनल क्लैश था। इन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ किए पटिशन की बकायदा, वो एक आईनी दरख्वास्त, चले हम मान लेते हैं, फैसला आ गया, लेकिन अब आगे कन्फ्लिक्ट। लेकिन ये हालात तो वाक़यात असनात आपको लग रहा है कि कोई ज़ाती तासुब या गुस्सा या जज्बात हैं? आपको लग रहा है जिस तरीके से फुल कोर्ट कंडक्ट की जा रही है चीफ जस्टिस की तरफ से, कोई इस तरह की चीज़ एलिमेंट अनफॉर्चुनेटली है बहुत ज़्यादा? और ये माजी में हम देखते रहे कि इफ्तिखार चौधरी साहब पीपल्स पार्टी के हवाले से इसी तरह उनके हवाले से तसर बना, साकिब निसार का नून लीग के हवाले से बना, और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल का PTI के हवाले से बना। इस तसर को ख़त्म करने के लिए, बल्कि तकवीत देने के लिए ज़्यादा कोशिशें की गई दोनों तरफ से। PTI भी कोई किसी ने फ्रिवलेस कंप्लेन कर दी या कोई, तो इनके सारे लोग जो हैं वो उसको सोशल मीडिया के जी काजी फैसल के खिलाफ ये हो गया वो हो गया।
और मुख्तलिफ जिस तरह अभी ये केस शुरू होने वाला था तो कुछ आ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जी मुतअस्सब हैं, इनको बेंच में नहीं बैठना चाहिए, या तो फिर ये है कि लीगल टीम जो है वो ऑब्जेक्शन करे, लीगल ऑब्जेक्शन। पोलिटिकली आप जब ये बात करेंगे, दूसरी तरफ जस्टिस काजी फैसल भी कोई मौका गंवा नहीं रहे, वहाँ उनको भी जहाँ मौका मिल रहा है वो, तो ये अनफॉर्चुनेटली टसल है। उस वक्त जैसे आपने कहा कि इमरान खान और पीटीआई जो है वो ताकतवर तबकों के करीब थी, अब मे भी कोई और मामला हो क्योंकि वो कोई और उनके करीब हो, तो ये एक चीज़ है जो मेरा ख्याल। आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो फुल कोर्ट बैठी है उसके पास ये अख्तियार नहीं है कि वो आइन की तशरीह करे इस मामले पे कि पीटीआई ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ाए या बतौर आज़ाद उम्मीदवार, ये कर सकती है फुल कोर्ट डिसीजन? देखिए मेरा ख्याल है कि इसमें जो जनवरी 13 का फैसला है मेन तो उसी की वजह से सारा मसला, और जो इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला है जिसमें उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जी इलीगल है, उस बुनियाद पे पार्टी सिंबल ले लिया। आर्टिकल 17 को मद्देनज़र नहीं रखा गया, बेनज़ीर भुट्टो केस को मद्देनज़र नहीं रखा गया, और पेशावर हाई कोर्ट ने बल्कि फैसला इलेक्शन कमीशन का जो है वो सेटिस्फाइड किया, फिर भी जस्टिस काजी फैसल ने उसको दोबारा अपील किया। तो सारा इस मामले में इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस काजी फैसल जो है वो इस पूरे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी में उनके दोनों फैसले, चाहे 22 दिसंबर का और 13 जनवरी दोनों आते हैं। और अब जो ये है कि सारा इलेक्शन कमीशन पे सारा मलबा गिराया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन, अगर काजी फैसल साहब आखिर में एक्सप्लेनेशन ये दे देते कि सिर्फ ये पार्टी सिंबल तक मामला रहेगा और किसी मामले में नहीं, तो आज ये सारा क्राइसिस ना होता। क्विकली वन लाइन। देखें, मैं ये समझता हूँ कि आज भी वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर लगने वाले इन दागों को धो दे। जिसका जो हक है उसको वो मिलना चाहिए। जमहूरियत का हुस्न ये है, देखें एक आप जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, टेक्स्ट सिर्फ लेटर नहीं होता, उसकी रूह भी होती है। एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसको जिस तरह फॉर्म 45, 47 के जरिए हरवाया गया वो भी अलग चीज़ें हैं, मगर आज सबसे बड़ी मकबूल पॉलिटिकल पार्टी को वो मखसूस नशिस्तें उससे महरूम करते हैं थ्रू एनी मीन्स ऑन एनी टेक्निकल ग्राउंड। ये नाइंसाफ़ी पे मबनी होगा। बहुत शुक्रिया एडवोकेट शुएब शाहीन और हसनात मलिक। आइन का हर लफ्ज़ बहुत अहम है और ख़ास तौर पे जो हल्फ हैं आइनी अहदेदारों की तरफ से उठाया जाता है, उस हल्फ के अंदर भी जो अल्फाज हैं उनको भी बहुत वाज़ेह तौर पे समझना ज़रूरी है, जिसमें लिखा है जज के लिए कि वो अपनी ज़ाती तासुब, गुस्से या खौफ या किसी लालच के बगैर इंसाफ करेगा। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।